हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया बिहार दरोगा जो 2025 के पीटी के लिए सेट आया है वॉल्यूम 1, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। 12 सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 13वां सेट है, जिसका पहला क्वेश्चन है, हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य है, इस ग्रंथ के जो रचना लेखक हैं वह सर्वसेन थे। हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा सर्वसेन। और साथ ही याद रखेंगे जो सर्वसेन है यह वाकाटक वंश से संबंधित है। वाकाटक वंश की जो स्थापना है यह 255 ईस्वी में किया गया था। और प्रवरसेन प्रथम यह 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्रथम शासक था। याद रखना है, प्रवरसेन जो है यह 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला शासक था। साथ ही जो एक था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह है जो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। और एक थे पृथ्वीसेन द्वितीय, यह वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी। तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम के द्वारा की गई थी और यादव वंश की जो राजधानी थी वह देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था वह राजा सिंहन था। याद रखेंगे, राजा सिंहन जो था यह यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा था। और इस वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था रामचंद्र। याद रखना है, जो रामचंद्र था यह यादव वंश का सबसे अंतिम शासक था। वहीं जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वह विष्णुवर्धन था। और पाल वंश का जो स्थापना है यह गोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे यह पार्श्वनाथ थे। याद रखना है, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह सर्प यानी सांप था। साथ ही याद रखेंगे कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। और महावीर जो थे इस धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और जो महावीर थे इन्होंने अपना उपदेश जो है यह प्राकृतिक भाषा में दिया था। और जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में किसके द्वारा करवाया गया था। तो कांची में जो मुक्तेश्वर मंदिर है इसका निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और नंदीवर्मन द्वितीय का जो संबंध है यह पल्लव वंश से है। याद रखेंगे, नंदीवर्मन जो थे यह पल्लव वंश के थे। 10 कुमार चरित जो पुस्तक है इसके लेखक जो है वह दंडी थे। और दंडी जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। याद रखना है, दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है यह नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम आराम शाह था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो संबंध है यह गुलाम वंश से था। साथ ही याद रखेंगे कि गुलाम वंश की जो स्थापना है 1206 ईस्वी में किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाई थी। और ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में घोड़े से गिरकर यानी चौगान खेलते हुए हो गई थी, पोलो खेलते हुए। और ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो हुआ था आराम शाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था। तो जो बरीद ए मुमालिक था यह गुप्तचर विभाग था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। वैसे याद रखेंगे, जो दान विभाग था तो दान विभाग को बोलते थे दीवाने खैरात। एक था कृषि विभाग, तो जो कृषि विभाग था उसको बोलते थे दीवाने कोही। और सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज और दास विभाग को दीवाने बंदगान बोलते थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। तो फ्रांसीसियों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है 1668 ईस्वी में की गई थी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है
यह कोचीन में खोला था। और अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में सबसे पहले व्यापारी कोठी खोला था। याद रखना है, पुर्तगालियों का जो पहला व्यापारी कोठी था यह कोचीन में खोला गया, और अंग्रेजों का जो पहला व्यापारी कोठी था यह मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला गया था। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो तीसरा जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था यह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर के 88 तक था, याद रखेंगे। और इसने ही बर्मा को अंग्रेजी राज में मिलाया था। तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था यह 1885 से 88 के बीच में हुआ था। साथ ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885, यह डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही किया गया था। याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो पावना विद्रोह का जो नेतृत्व है यह ईशान चंद्र राय और शंभुपाल दोनों के द्वारा किया गया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, जैसे भील विद्रोह था तो भील विद्रोह से संबंधित नेता थे सेवाराम, और जो कोल विद्रोह था उसके थे बुधू भगत, और जो मोपला विद्रोह था उससे संबंधित नेता थे अली मुस्लियार, यानी अली मुस्लियार जो थे यह मोपला विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, और असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस सभा द्वारा 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया गया। और इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चौरा चौरी कांड में से आहत होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, और यह दिवस जो है सबसे पहले कलकत्ता में मनाया गया। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार भी किया था। नेक्स्ट है, राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी जो है इनको काकोरी ट्रेन डकैती के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, और 17 दिसंबर 1927 को, याद रखेंगे डेट, 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को ये लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। आयात प्रतिस्थापन का जो अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति होता है। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की जो विशेषता है अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा गया, और इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो 1957 में अपनाया गया था। हमारा आंसर डी हो जाएगा। आरबीआई करेंसी नोट न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जारी करता है, और नोटों के निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है सिक्किम में शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो बेलारूस हो जाएगा जो बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। बाल्टिक देश में जो शामिल है उसमें है लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सभी बाल्टिक देश के उदाहरण हैं। साथ ही जो एस्टोनिया है
तो एस्टोनिया की जो राजधानी है यह है तालिन। याद रखेंगे, एस्टोनिया की राजधानी तालिन है और लिथुआनिया की राजधानी है विनियस। लिथुआनिया की राजधानी विनियस हो जाएगी। और जो है एस्टोनिया का राजधानी तालिन हो जाएगा। और जो लाटविया होता है, लाटविया का राजधानी जो होता है यह होता है रीगा। नेक्स्ट है कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी? तो 5 पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक प्राप्ति की गई थी। इसमें था पहला पंचवर्षीय योजना, पांचवा पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना, पांचवा पंचवर्षीय योजना और छठा पंचवर्षीय योजना, सातवां पंचवर्षीय योजना और आठवां पंचवर्षीय योजना। इन 5 पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक प्राप्ति की गई थी। नेक्स्ट है निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो हड्डी जो होता है संयोजी ऊतक होता है, रक्त ब्लड भी होता है संयोजी ऊतक होता है, लेकिन जो त्वचा होता है यह संयोजी ऊतक नहीं होता है। उपास्थि भी संयोजी ऊतक होता है। जो ऊतक जो हमारे शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को सहारा देता है और उसे संरचना प्रदान करता है। रक्त, उपास्थि तथा हड्डी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है, लेकिन जो त्वचा है यह उपकला ऊतक का उदाहरण है। याद रखेंगे, ये त्वचा है यह है उपकला ऊतक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ जो है यह भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है। और यह पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए सतत विकास प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो जो तांबा उत्पादन में अग्रणी है वह हो जाएगा पेरू। तांबा उत्पादन में पेरू जो है चिली के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है। 1 नंबर पे चिली होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरे नंबर पे, रूस चौथे नंबर पे और मैक्सिको 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट है मेज नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है? जो मेज नदी है यह चंबल की सहायक नदी है। याद रखेंगे, हमारा आंसर बी हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो काली नदी है, काली नदी, पार्वती, शिप्रा, ये सभी भी चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? तो जो अबोहर अभयारण्य है, तो अबोहर अभयारण्य यह पंजाब में हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, ये हो जाएगा पंजाब में। तो हमारा आंसर जो है ए ही हो जाएगा। डंपा जो है यह मिजोरम में है, भगवान महावीर उद्यान गोवा में है और भद्रा अभयारण्य यह कर्नाटक में है। साथ ही याद रखेंगे नल सरोवर अभयारण्य जो है गुजरात में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, पेरियार अभयारण्य केरल में है, घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है, वैसे ही सिमलीपाल अभयारण्य है यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? यूरो कप 2024 का विजेता जो है यह स्पेन है। यह बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसमें जो उप विजेता बनी थी वह इंग्लैंड की टीम बनी थी। और यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो यूएफए द्वारा 4 साल में आयोजित होता है। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया, जिसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो भारत का जो समग्र स्कोर है वह है 71 और इसमें जो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य है वह हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल को मिले थे 79 अंक, वहीं उत्तराखंड को मिले थे 79 हो जाएगा। और बिहार जो है यह 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का जो पहला डिजिटल कोर्ट है यह केरल में खोला गया है। इसके तहत नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों का निपटारा के लिए इसे बनाया गया है और इसे 24x7 ऑन कोर्ट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएम जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो पीएम जीवन योजना है इसकी अवधि को 2028 से 29 तक बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी समय अवधि जो थी यह 2022-23 तक ही थी और इसका उद्देश्य है 2G इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित किया गया है? तो भगवान हनुमान की 90 फीट की जो प्रतिमा है जिसको बोला गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, इसे अमेरिका में स्थापित किया गया है। याद रखेंगे, यह अमेरिका के टेक्सास में बनाया गया है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है क्योंकि राम और सीता को महावीर ने मिलाया था और यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है, ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो जो ग्रहिका होते हैं यह बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ग्रहिका का मतलब होता है एस्टेरॉयड। याद रखेंगे, ग्रहिका मतलब होता है एस्टेरॉयड होता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो यह की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश द्वारा स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है और इसके साथ ही डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जनाई पूर्णिमा महोत्सव है। याद रखेंगे, यह प्रतिवर्ष नेपाल में मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर नेपाल। नेपाल में जनाई पूर्णिमा जो है यह सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, सावन मास की पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है 31, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2024 इसका आयोजन रूस में किया गया है। याद रखेंगे, और ब्रिक्स देश का जो सदस्य है उसमें 10 देश हैं और 5 नए सदस्य बने हैं जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान के बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 नए सदस्य बने हैं। साथ ही याद रखेंगे कि ब्रिक्स का जो 15वां सम्मेलन हुआ है यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जो ऑपरेशन संकल्प है इसकी शुरुआत नौसेना के द्वारा की गई है और यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकू से बचाया गया है। नेक्स्ट है, जीमैक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो जो जीमैक्स है यह भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है और जीमैक्स का 8वां संस्करण इसका आयोजन जून 2024 में योकोसुका जापान में किया गया था और इसमें दोनों देशों की नौसेनाएं शामिल थी। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व जनसंख्या दिवस होता है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है और साथ ही 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। याद रखेंगे, 2024 में जो विश्व जनसंख्या दिवस था उसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत जो है विश्व में कितने स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह जर्मन वाद संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान 7वां है। याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है इसे जर्मन वाद संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 7वां है और 2024 में इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है जबकि चौथा देश जो है वह डेनमार्क है और भारत का 7वां स्थान
और पिछले वर्ष में 8वां रैंक था। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो मैन बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 2024 का, यह जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है। और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक है, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है कैरोस। तो यह कैरोस के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और इसके अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। जेनी एर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। याद रखना है, जो जेनी एर्पेनबेक है यह अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका ने किस देश को के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो यह दिया गया है केन्या को। केन्या यह दर्जा पाने वाला पहला उप सहारा अफ्रीकी देश बन गया है। साथ ही याद रखेंगे नाटो का जो मुख्यालय है यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए पहला समझौता किया है और इस समझौते पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है यह केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, इनके द्वारा संसदीय समिति का गठन किया गया है जिसमें लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 जो होते हैं यह लोकसभा से आते हैं और बाकी जो 7 आते हैं यह राज्यसभा से आते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो भारत की जो पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है इसका नाम रॉबिन रखा गया है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और यह विंग्स ईवी कंपनी द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कार को 2025 में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। 4.79 लाख कीमत के साथ यह शून्य प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का जो राजकोषीय घाटा है यह 5.6 तक अनुमानित है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। जबकि भारत की जीडीपी में वृद्धि की बात करते हैं तो भारत की जीडीपी में वृद्धि 8.2% बताई गई है। नेक्स्ट है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की जो शुरुआत है यह आईसीआर के द्वारा की गई है। तो हमारे आंसर बी हो जाएगा। आईसीआर जो साइंटिस्ट वन योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है। तो जो सोएगा वो खोएगा में जो सर्वनाम है यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है पढ़ना शब्द जो है किस प्रकार की क्रिया है? तो जो पढ़ना है यह सकर्मक क्रिया है जिस क्रिया में के प्रयोग में कर्म होने का भाव निर्हित होता है सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, सन्नी खेलता है इत्यादि। नेक्स्ट है धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या है? तो धर्म शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वह धार्मिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो लेकिन दरवाजा उपन्यास है इसके जो लेखक हैं यह पंकज बिष्ट हैं। लेकिन दरवाजा उपन्यास जो है यह पंकज बिष्ट के द्वारा रचित उपन्यास है और इनके द्वारा रचित अन्य पुस्तक उस चिड़िया का नाम इत्यादि हैं। यानी पंकज बिष्ट है, इन्होंने एक और पुस्तक लिखा है उसका नाम है उस चिड़िया का नाम। नेक्स्ट है निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो जो चीर शब्द का विलोम शब्द है वह हो जाएगा
नवीन। चीर का मतलब विलोम नवीन हो जाएगा, जड़ का विलोम हो जाएगा, यह हो जाएगा चेतन हो जाएगा, स्थिर का अस्थिर हो जाएगा और अचल का चल हो जाएगा। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, इसको बोलते हैं हर्बेरियम। हमारा आंसर सी हो जाएगा। मतलब इसमें दिया है अ प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट, इसके लिए हर्बेरियम जो होगा उपयुक्त वर्ड होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। तो लिखा है पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, ये हमारा सुटेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द है, तो प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द जो है यह हो जाएगा नियरनेस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। साथ ही याद रखेंगे जो प्रोस्पेक्ट दिया है इसका मतलब संभावना होता है, एफिनिटी मतलब आत्मीयता होता है और रेपॉर्ट मतलब घनिष्ठता या तालमेल होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है भूगर्भ शास्त्र। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और जेम्स हटन जो है इनको भूविज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे जो इरेटोस्थनीज है इनको भूगोल का जनक बोलते हैं और पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी बोला जाता है। और जो पत्थर होते हैं सैल के अध्ययन को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्लेशियर। और एक होता है लैगून, तो लैगून जो होता है यह कम सैंडबैग या कोरल रीफ द्वारा समुद्र से अलग खारे पानी का एक खंड होता है और पठार भूमि का एक सपाट क्षेत्र है जो समुद्र तल से ऊंचा होता है, उसको पठार बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाते हैं, तो यह धौलागिरी है जिसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय का एक पर्वतीय पर्वतमाला है। और एक है चो ओयू जो है यह नेपाली तिब्बती यानी चीनी सीमा पर हिमालय में एक पर्वत है। नेक्स्ट है साथ ही देखेंगे जो मकालू है, तो मकालू है ये महालंगुर हिमालय में माउंट एवरेस्ट से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। और एक है लाहोत्से होता है, लाहोत्से होगा, तो जो लाहोत्से पर्वत है यह मुख्य शिखर तिब्बत और नेपाल के खुम्बू के बीच सीमा पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखते हैं पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है यह महेंद्रगिरी है, यह सही है। अगला है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, यह स्टेटमेंट गलत है। हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा गया है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको अनाईमुड़ी बोलते हैं और दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा है। साथ ही याद रखेंगे पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ी के रूप में भी जानते हैं मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है, तो जो चूना पत्थर चट्टान होता है इसे जैविक अवसादी चट्टान माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत की जनगणना की जो शुरुआत हुई थी यह 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था और भारत का जो नियमित जनगणना है उसका शुरुआत 1881 में शुरू किया गया था और ये लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक परसेंटेज है
जनसंख्या वह मध्य प्रदेश है, जबकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजातियों की कोई आबादी नहीं है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति का कोई आबादी निवास नहीं करता है। नेक्स्ट है काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो काली टाइगर रिजर्व है यह कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र और बाघ अभयारण्य भी है, और यह पार्क अन्य विशिष्ट जीवों के बीच बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर और भारतीय हाथियों का निवास स्थान है। जो काली नदी है यह पूरे टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो बोकाजन सीमेंट संयंत्र है यह असम में स्थित है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है यह 1965 में किया गया था। याद रखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट जो है 1965 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो हो जाएगा यह न्यू दिल्ली हो जाएगा। और इसकी इकाई जो है पूरे देश में फैली हुई है। जैसे छत्तीसगढ़ में है तो अलग तारा में है मांडर सीमेंट संयंत्र, और मध्य प्रदेश में नया गांव में है सीमेंट संयंत्र। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है राजबन में राजबन सीमेंट संयंत्र, कर्नाटक में कुरकुंट है, आदिलाबाद है, और असम में जो है बोकाजन सीमेंट संयंत्र है। नेक्स्ट है तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का मतलब होता है तापमान की कम सीमा और वर्षा में कम से कम 270 दिनों के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो होता है वर्षा वाष्पोत्सर्जन से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो उसे बोलते हैं प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात होता है जो, तो इसमें केंद्र में जो दाब होता है प्रेशर यह हाई होता है, जो बंद आइसोबार से घिरा होता है। और एक होता है कैरियोसिस बल। तो कैरियोलिस बल के कारण होता है बहने वाली जो हवाएं होती हैं यह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? देखते हैं, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील है, सामुदायिक मूल्यों के प्रति उत्तरदायी ये भी है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील ये भी है। एक तो बच गया डी ही हो जाएगा। एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं। हमारे आंसर यही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो दर्शन है वह है धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। और भारतीय संविधान को दार्शनिक सिद्धांत आधारित है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में ही पेश किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसमें जो अखिल भारतीय सेवाएं है यह संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। अखिल भारतीय जो संघीय विशेषता है उसमें है शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधानमंडल। यह संविधान भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है, तो जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है मार्शल लॉ की अवधारणा को मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है, यह किस देश से ली गई है? जो मार्शल लॉ की अवधारणा है यह यूके यानी ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह सैन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य कानून और सरकार के निलंबन को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं, चुनावों का अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण ये जो किया जाता है यह अनुच्छेद 324 के संसदीय शक्ति के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका मिलान हो जाएगा हमारा क्यू।
चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला है विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 327 में दिया गया है। नेक्स्ट है चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले जो हस्तक्षेप है यह जो आर्टिकल 329 का एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो यह करता है सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। सहकारी संघवाद जो होता है इसका मतलब होता है कि सामान्य हितों के मुद्दों पर समन्वय के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक स्थिर संबंध की अवधारणा। एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत एक संघीय देश है और इसकी शक्तियां जो है केंद्र और राज्यों के बीच में डिवाइडेड है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही याद रखेंगे ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था और भारत ने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था की अवधारणा यह कनाडा से अपनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा प्रत्यार्पण। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय को शामिल किया गया है। संघ सूची से संबंधित विषय जैसे होंगे रक्षा, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राजमार्ग इत्यादि। और जो समवर्ती सूची है उससे संबंधित विषय हैं शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह। साथ ही राज्य सूची में है स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ जल इत्यादि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? यह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा रखा गया था। याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह सिफारिश किया गया कि करों का भुगतान करने के कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाए और समिति ने यह भी सिफारिश किया कि विधायकों को कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने के लिए एक कानून बनाना चाहिए, लेकिन इन सिफारिशों को अनुच्छेद 51A में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब है कि यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था और संविधान का अनुच्छेद 80 जो है यह उच्च सदन यानी राज्यसभा की अधिकतम सीट 250 निर्धारित करता है, जिसमें 12 सदस्य जो होते हैं यह राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं और 238 सदस्य राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वहीं संविधान का अनुच्छेद जो 81 होता है यह लोकसभा के बारे में बताता है जो निम्न सदन है। इसकी अधिकतम संख्या 550 होगी, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य जो है यह संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य में जो विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति होती है यह संसद के पास होती है और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद रखेंगे एक उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन्हीं 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यह स्टेटमेंट सही है। और वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, यह भी सही है। इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से उन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर डी ही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुना जाता है
और इसके लिए जो न्यूनतम आयु होती है उनकी 35 साल होती है, और वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य भी करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं। वही राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक जो है यह सार्वभौमिक स्थिरांक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो जो रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल होता है यह हुक के नियम का पालन करता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुक का नियम बोलता है कि छोटी विकृतियों के लिए प्रतिबल कई सामग्रियों के विकृत के समानुपाती होती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है इसमें मिलान करना है, उपकरण का नाम दिया हुआ है और इसका यूज दिया हुआ है। तो पहले हो जाएगा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो होता है यह दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है, तो हमारा मिलान इसका पी हो जाएगा। अगला है यूडोमीटर। तो जो यूडोमीटर होता है यह वर्षा की मात्रा को मापता है, तो हमारा मिलान इसका हो जाएगा एस हो जाएगा। यूडोमीटर वर्षा की सतह को मापता है और सेक्सटेंट जो होता है दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है। नेक्स्ट है थर्मोपाइल। जो थर्मोपाइल होता है यह विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, इसका क्यू हो जाएगा। उसके बाद है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर जो होता है यह किसी सतह के तापमान को मापता है और पायरोमीटर जो है यह मैक्सिमम तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आर हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिकवादियों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? देखते हैं। जॉन बर्डिन जो है यह अति चालकता का सिद्धांत दिए थे, यह सही है। और पॉल डिराक जो है यह तरल हीलियम नहीं होगा। पॉल डिराक है यह क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। याद रखेंगे पॉल डिराक जो है यह क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है विक्टर फ्रांसिस, यह ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत दिए थे और डी ब्रोगली द्वारा पदार्थ की तरल प्रकृति के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो प्रकाश जो होता है विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो टरबाइन में गिरते हैं और सॉफ्ट को घुमाती है, और टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वह कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र में है। साथ ही भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सिड्रापोंग यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है यह दूरी बढ़ने पर घट जाता है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो सतह होती है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जो होती है वह कम हो जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वह मैक्सिमम होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। किसी परमाणु की आयनीकरण जो ऊर्जा जो होती है ऊर्जा की वह मात्रा है
जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सही है। समूहों में आयनीकरण ऊर्जा जो होती है वह ऊपर से नीचे की ओर घटती है, यहाँ पे बढ़ती लिखा हुआ है, और आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है, यहाँ भी ये भी गलत लिखा हुआ है। और इस प्रकार हीलियम में सबसे अधिक जबकि सीजियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। याद रखेंगे, हीलियम होता है उसमें सबसे अधिक और सीजियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? तो इसमें जो बोरॉन है, बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी, ये सभी उपधातु हैं। उपधातु का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल एलिमेंट जिसके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है वह धातु और अधातु के श्रेणियों के बीच होते हैं, उसे उपधातु बोलते हैं। और सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त जो उपधातु हैं उसमें बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलेनियम होता है। नेक्स्ट है, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तो जो लिटमस विलयन होता है यह ना तो जब अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो यह बैगनी रंग का होता है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्षार जो है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जबकि एसिड जो होता है अम्ल, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। साथ ही याद रखेंगे, कुछ प्राकृतिक संकेतक होता है, जैसे लाल पत्ता गोभी के पत्ते जो होते हैं, हल्दी, कुछ फूलों के रंगीन पंखुड़ियाँ, हाइड्रेजिया, पिटूनिया और जेरेनियम इसमें पाए जाते हैं। और एक होता है लिटमस विलयन, जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है, ट्राइक्लोरोमेथॉन का प्रचलित नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमेथॉन का जो प्रचलित नाम है उसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म जो होता है एक रंगहीन मीठी गंध वाला गाढ़ा द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जिसका उपयोग एक आदर्श निषेचक के रूप में किया जाता है। और इसका और भी नाम है, जैसे फॉर्मिक ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है और इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। याद रखेंगे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों का यह वर्ग जिसमें दो एल्किन समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? तो इसे ईथर बोलते हैं। ईथर का जो फॉर्मूला होता है यह होता है ROR होता है, जिसमें R जो होता है एल्काइल समूह होता है। और इन यौगिकों का जो उपयोग है यह डाई करने में, इत्र बनाने में, तेल में, मोम में और इंडस्ट्रियल यूज में यूज होता है। नेक्स्ट है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? तो यह किया गया था जोहान डोबेराइनर के द्वारा। हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जोहान डोबेराइनर। डोबेराइनर के मुताबिक तत्वों के अन्य मात्रात्मक गुणों जैसे घनत्व पर भी लागू किया जा सकता है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से युक्त त्रिक एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो यह हो जाएगा जल। जल जो हो जाएगा यह ध्रुवीय अणु होता है, जिसमें ध्रुवीय बंध होते हैं, जहाँ बंध के द्विध्रुवीय आघूर्णों का योग जो होता है वह शून्य नहीं होता है। ध्रुवीय अणुओं का उदाहरण जैसे इथेनॉल भी होता है, अमोनिया भी होता है, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। नेक्स्ट है, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? जो एस्टर होता है इसमें फलों जैसी मीठी गंध होती है। और एस्टर में जो मीठी गंध होती है यह महक बहुत तीखी होती है। रासायनिक यौगिकों का वह समूह जो जल के अणुओं को त्याग कर अल्कोहल समूहों को कार्बनिक अम्लों के समूह के साथ जोड़कर बनाता है, उसको एस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे, जैसे एक होता है
टेरपेन्स होता है, जो टेरपेन्स होता है इसका गंध जो होता है यह गुलाब और नींबू के जैसा होता है। और एक होता है एल्डिहाइड, यह घसदार और पुष्प के समान होता है। और जो क्लोरीन गैस होता है यह तीखा और बदबूदार गंध होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन। शरीर में 3 महत्वपूर्ण निर्माण खंड होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, लिपिड होते हैं और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इन तीनों का जो उपयोग है मांसपेशियों का और अंगों का विकास, हार्मोन और एंटीबॉडी का निर्माण और वसा का भंडारण और ऊर्जा का निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है? विशेष रूप से यह तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो यह होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों के विकास को कंट्रोल करता है। और इसके अन्य कार्य होते हैं जैसे पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करना, पत्तियों, फूलों और फलों को समय से पहले गिरने से रोकना, फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करना, और यह शाकनाशी के रूप में इस्तेमाल भी होता है ऑक्सिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है? तो यह होता है सूखा रोग। याद रखेंगे, जो सूखा रोग होता है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यानी कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण होता है। और इस विटामिन की कमी के कारण हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों के अच्छे से विकास नहीं होता है, हड्डियाँ कमजोर होती है। और अन्य रोग होते हैं जैसे सेरेब्रल पॉल्सी जो होता है यह मस्तिष्क का असामान्य विकास होता है इससे। और एक होता है काली खांसी, इससे श्वसन संबंधी बीमारी होती है काली खांसी से। नेक्स्ट है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो टैडपोल का जो रूपांतरण होता है उसे बोलते हैं कायांतरण। हमारा आंसर डी हो जाएगा। कायांतरण में के 4 चरण होते हैं जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। उदाहरण के लिए जैसे तितली होती है, कीट मेढक होते हैं और टेड होते हैं। जो टेडपोल होता है वह मेढक का बच्चा ही होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह होता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। तो सूत्रकणिका हमारा आंसर सी हो जाएगा। अधिकांश यूकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें द्विझिल्ली कोशिका अंग मौजूद होते हैं जिसे सूत्रकणिका कहा जाता है। और सूत्रकणिका के द्वारा ही कोशिकाओं को शक्ति देने के लिए एनर्जी का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट है, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो पॉलीसोम में राइबोसोम की भूमिका होती है, एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। और पॉलीसोम गतिविधि की निगरानी करके जीन अभिव्यक्ति के स्तर को निर्धारित करने की एक विधि है। नेक्स्ट है, वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं क्या कहलाती है? तो इन्हें धमनी बोलते हैं। धमनी जो होती है ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो होता है उसको पोषक तत्वों और ऑक्सीजन से भरपूर होता है। और धमनियां हृदय प्रणाली का अहम हिस्सा होती है। धमनी शाखाओं में बढ़कर सूक्ष्म धमनियों का निर्माण करती है जिसे धमनी कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है? तो यह होता है प्लेटी हेलमिंथेज होता है। याद रखेंगे, जो प्लेटी हेलमिंथेज होता है इन्हें एनिमेलिया जगत से संबंधित प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। और इनमें कई मुक्त जीवित और परजीवी जीव भी शामिल हैं। इसके पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है। नेक्स्ट है, नीला हरा शैवाल एनाबीना
मीठे पानी के फर्न जो होता है अजोला की पत्तियों में रहता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो यह सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध प्रजातियों के जोड़े के बीच बनने वाला घनिष्ठ संबंध है। वे विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, जैसे परजीवीवाद होता है, जहाँ एक प्रजाति का लाभ होता है और दूसरे का नुकसान होता है। और एक होता है सहभोजवाद, यहाँ एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को न तो नुकसान होता है और न ही मदद मिलती है। और एक पारस्परिकता होता है, इसमें शामिल सभी प्रजातियां अपनी अंतःक्रियाओं से लाभान्वित होती है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम और ये तिपतीय घास अल्फाल्फा सोयाबीन जैसे फलीदार, इनमें सबको फायदा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो यह फफूंदी हो जाएगा। जैविक खतरे जीवित जीव हैं, इनमें सूक्ष्म जीव विज्ञानी जीव भी शामिल होते हैं, और वे जीव सूक्ष्म जीव जो भोजन से जुड़े होते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं, खाद्य जनित रोगजनक कहलाते हैं। खाद्य भोजन में दृश्यमान जैविक खतरे कीड़े, तिलचट्टे, मक्खी, घुन होते हैं और एक कैटरपिलर इत्यादि इसके एग्जाम्पल होते हैं। और अदृश्य जैविक खतरे के रूप में फफूंदी हो जाएगा।